सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे बीएससी फिफ्थ सेम का मॉडल पेपर फर्स्ट, उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। आपका पेपर है एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, फिफ्थ सेम का मॉडल फर्स्ट, उसको अपन सॉल्व करेंगे वन बाय वन। पहला क्वेश्चन आपको जैसे कि दिए रखा है, यहाँ पे बोर्ड पे मेंशन है, आपको शर्करा वसा और प्रोटीन के पाचन में प्रयुक्त एंजाइमों के नाम बताने हैं। श्वसन वर्णक कौन सा है, उसका रासायनिक सूत्र लिखना है। अंग किस प्रकार की मांसपेशी से मिलकर बने होते हैं वो बताना है। एडीएच और रेनिन जो हार्मोन है वो कहाँ से रिलीज होते हैं, किसके द्वारा बने होते हैं और उनके फंक्शंस क्या है या कार्य क्या है। फिर है क्लोराइड शिफ्ट और हिल्डेन इफेक्ट को आपको बताना है। देन सिनेप एंड न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में आपको जानकारी देनी है कि ये क्या चीज़ है, और पीनल गैल और पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शंस या कार्य बनाने हैं। और लास्ट आएगा आपके ईएमपी पाथवे। जैसा कि आपने देखा अपने द्वारा भोजन के अंदर फर्स्ट यूनिट के अंदर जैसे आपको दे रखा है ब्लड एंड डाइजेशन, तो डाइजेशन के अंदर आपको पता होता है कि जीवों में जटिल कार्बनिक पदार्थों से सरल कार्बनिक पदार्थों के अंदर भोजन का विघटन करके फिर उसका पाचन किया जाता है। पाचन के अंदर मुख्यतः आपको पता है अवयव के रूप में तीन चीजें होती है, विच इज मेनली प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। इसके साथ साथ मिनरल्स भी होते हैं, विटामिन भी होते हैं, बट वो थोड़ी कम मात्रा होती है। मुख्य रूप से अपन जो भी भोजन के रूप में ग्रहण कर रहे हैं या पाचन कर रहे हैं उसमें अधिकतर मात्रा के अंदर अपने क्या डाइट के अंदर सम्मिलित होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम हैं जिसके द्वारा इनका पाचन किया जाता है, उसके बारे में आपको 2 मार्क्स एक छोटा क्वेश्चन दे रखा है पार्ट ए के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होता है। कार्बोहाइड्रेट को अपन स्टार्च भी बोलते हैं, जैसे ये मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, इनकी फॉर्म होती है, टाइप्स है, तो उनको बता रखा है। तो उसमें से आपको ये बताना है कि जो इनको विघटित करते हैं पॉलीसेकेराइड को या मोनोसेकेराइड के अंदर, जैसे सुक्रोज है, गैलेक्टोज है, फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है, सारी अल्टीमेटली जाके आपके ब्लड में रिलीज होकर क्या बनाती है, ग्लूकोज बनाती है। तो ग्लूकोज के पाचन के अंदर क्या प्रयुक्त होता है उसके बारे में एंजाइम कौन सा है वो आपको बताना है। जैसे कि आपको पता है माउथ या बकल कैविटी के अंदर से आपके टाइलिन एंजाइम या रिलीज होता है, या लार के रूप में एमाइलेज रिलीज होता है। ये क्या करता है, इसका शुगर का या शर्करा का क्या करता है, विघटन करता है। तो कार्ब्स के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होगा, शर्करा के लिए एमाइलेज। सेकंड है लाइपेज। लाइपेज जो होता है वो फैट का या वसा का पाचन करता है, जिसको ट्राइग्लिसराइड के अंतर्गत वो विघटित कर देता है। एंड देन आफ्टर आता है प्रोटीन। प्रोटीन के विघटन 2 प्रकार से एंजाइम प्रयुक्त होते हैं, एक तो पेप्सिन और एक आता है ट्रिप्सिन। पेप्सिन और ट्रिप्सिन, इनको दोनों को प्रोटीएज बोलते हैं सम्मिलित रूप से, जिसके द्वारा प्रोटीन का क्या होता है, विघटन होता है। तो ये 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। इसी के साथ साथ एक लैक्टोलोज करके एक और होता है, जो मिल्क नहीं होता उसको प्रोड्यूस करता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है। और साथ साथ में एक स्मॉल इंटेस्टाइन में एक सुक्रेज करके भी होता है, वो भी क्या करता है, सुक्रोज का विघटन करता है। तो ये सारी क्या थी, तो पाचन में प्रयुक्त होने वाले एंजाइमों के नाम थे। सेकंड है आपके हीमोग्लोबिन के बारे में बताना है। आपका श्वसन वर्णक मानव के अंतर्गत या वर्टिब्रेट्स के अंतर्गत या कशेरुक जीवों के अंतर्गत जो श्वसन वर्णक पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन वर्टिब्रेट में पाया जाता है, जिसके अंदर बीच में हीम या आयरन का अणु होता है, जिसमें पोरफायरिन रिंग कंबाइंड रूप में होती है ग्लोबुलिन प्रोटीन के साथ में। तो 4 हीम के अणु तथा एक ग्लोबुलिन मिलकर बनाते हैं हीमोग्लोबिन का एक पिगमेंट या वर्णक, जो कि आपके श्वसन में प्रयुक्त होता है, जिससे ऑक्सीजन जाके बाइंड होती है। तो ये वर्टिब्रेट्स में या कशेरुकों में रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन। कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन। इसको अपन शॉर्ट में लिख रहे हैं, और यहाँ पे आपको तीनों का पता है, एमाइलेज, फिर आप प्रोटीएज जो प्रोटीन का पाचन करते हैं, जिसके अंदर आपके ट्रिप्सिन आ गया एंड पेप्सिन आ गया, एंड द थर्ड वन जो कि फैट या इसको लाइपेज के द्वारा, किसके द्वारा, लाइपेज क्या करता है, फैट को डिसॉल्व कह लो या विघटित कह दो, जिसके द्वारा इसका पाचन होता है। तो ये तीनों एंजाइम आ गए। इसके बाद में हीमोग्लोबिन आ गया, इसकी वर्णक की रिंग बनानी है आपको। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि अंग किस प्रकार की मांसपेशियों से मिलकर बने होते हैं। जो ऑर्गन है अपने अंदर सारे प्रकार के, अनेक प्रकार के, लीवर, किडनी है, ये किससे मिलकर बने, तो अलग अलग टाइप के होते हैं। मुख्यतः आपको पता है कि पेशियों के प्रकार भी अलग है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे स्मूथ मसल्स से कौन कौन से ऑर्गन मिले के बने होते हैं, जिसमें आपको पता हो तो अपना स्टमक है, अपना ब्लैडर है, अपना यूरेटर है, या अपनी ब्लड वेसल है, ये किनसे मिलके बने होते हैं, स्मूथ मसल्स से। इसके साथ साथ कार्डियक मसल्स भी होती है और स्केलेटल मसल्स भी होती है। तो एक अगर इसको पूछा जाए तो आप कह सकते हो इसके द्वारा, स्मूथ मसल्स के द्वारा, ठीक है। क्या बना होता है आपका, यूरिनरी ब्लैडर मिलकर बना होता है। इसके साथ साथ आप स्टमक का भी कह सकते हो, आमाशय,
आपका आमाशय भी इसी से मिलकर बना होता है। इसी के साथ साथ अगर अपन देखेंगे तो स्टमक की जो अंदर की लाइनिंग है, ठीक है, आपका यूटेरस है और सारी ब्लड वेसल्स किससे मिलकर बनी होती है या रुधिर वाहिका है, वो स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती हैं। उसके बाद आते हैं कार्डियक मसल। चूंकि कार्डियक मसल थोड़ी डिफरेंट टाइप की होती है, वो इनवॉल्ट्री मसल होती है, वो सारे दिन कार्य करती रहती है। जैसे बताएगा आपका हृदय जो मायोकार्डियम नामक पेशियों से मिलकर बना है, तो वहाँ की मांसपेशियां थोड़ी अलग होती है, वो अनैच्छिक पेशी होती है। इनवॉल्ट्री का अर्थ है यहाँ पर अनैच्छिक पेशियां, वो स्पेशलाइज होती है। मायोकार्डियम जो कि इनवॉल्ट्री या अनैच्छिक होती है। तो एक तो स्मूथ मसल्स हो गया, दूसरा हो गया आपके कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स, और तीसरा आपको पता है स्केलेटल मसल जो कि वॉलंटरी होती है, या आप कंकाली पेशियां भी कह सकते हैं इसके अंतर्गत। ये 3 प्रकार की पेशियां आपका शरीर का निर्माण करती है। तो अंगों में मुख्य रूप से आ गया, अलग अलग लोगों का अलग अलग, चूंकि हृदय भी एक अंग है तो उसके लिए कार्डियक मसल्स काम में आती है, तो उनको बारे में अपने मेंशन किया। और बाकी जैसे आपको पता है कि स्टमक की अंदर की लाइनिंग है, आपका यूरिनरी ब्लैडर है, ये और यूरेटर है, और ब्लड वेसल्स किसके मिलकर बना होता है, स्मूथ मसल्स के द्वारा मिलकर बना होता है। तो अपन ने अंग किससे मिलकर बने होते हैं उसके बारे में अपन ने ये डिस्कस किया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, एडीएच रेनिन के ओरिजिन बताने हैं और उसके फंक्शन बताने के, भाई ये कहाँ से उत्पन्न होता है और ये इसके कार्य क्या है। एडीएच एक हार्मोन है जिसको बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या बोलते हैं इसको, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसको शॉर्ट फॉर्म में अपन ऑल्सो बोलते हैं एडीएच, एंड ऑल्सो नोन एज ए वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन, इसको वैसोप्रेसिन हार्मोन भी बोलते हैं। इसका कार्य क्या होता है, ये आपके मैनेज करता है वाटर का रिटेंशन और ब्लड की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है। तो इसको आप ऐसे कह सकते हैं, अधिक मात्रा में वाटर का रिटेंशन करता है, मतलब जल का पुनर्अवशोषण, जो कि आप किडनी के अंदर पढ़ेंगे। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कैसे होता है, 3 होते हैं, अल्ट्राफिल्ट्रेशन और फिर रीअब्जॉर्प्शन, जिसके अंदर ग्लोमेरुल्स के अंदर आपके ये हार्मोन होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर, जिसके द्वारा ये आपके किडनी के ऊपर या इसके वृक्क के ऊपर एक ग्रंथि होती है दोनों तरफ, जिसको अपन एड्रिनल ग्लैंड होते हैं, क्योंकि वो रीनल के ऊपर मौजूद होती है, उसको एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। उसके द्वारा एक हार्मोन स्रावित किया जाता है जिसको एडीएच हार्मोन बोलते हैं। और ये क्या करता है, वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है और ब्लड की ऑस्मोलैरिटी मैनेज करता है। और ये कहाँ से रिलीज होता है, तो इसका ओरिजिन होता है हाइपोथैलेमस से। कहाँ से रिलीज होता है, हाइपोथैलेमस से, और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा इसको स्टोर किया जाता है और रिलीज किया जाता है। तो रीअब्जॉर्ब वाटर एंड वेसो कंस्ट्रिक्शन, इसके साथ साथ आप, चूंकि इसका एक और रोल होता है कि आपकी बीपी भी मेंटेन करता है विद हेल्प ऑफ वेसो कंस्ट्रिक्शन। वेसो कंस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि आपकी जो रुधिर की वाहिका है वो संकुचित हो जाती है। वेसो कंस्ट्रिक्शन, वेसो कंस्ट्रिक्शन के द्वारा क्या करता है, ये आपकी ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। ब्लड प्रेशर और बीपी को ये मेंटेन करके रखता है। कौन सा हार्मोन, दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, जिसका दूसरा नाम है एक आरएएसएस सिस्टम होता है, रास बोलते हैं शॉर्ट के अंदर, जिसमें रेनिन, एंजियोटेंसिन एंड एल्डोस्टेरोन सिस्टम होता है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, जिसके द्वारा एक दूसरे को ये नियंत्रित करते हैं। और ये प्रोड्यूस कहाँ से होता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा। कहाँ से प्रोड्यूस होता है ये, हाइपोथैलेमस के द्वारा, हाइपोथैलेमस के द्वारा। और इसी के साथ साथ आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी नहीं है, वहाँ से ये रिलीज होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड जैसा कि आपको पता है मास्टर ग्लैंड होती है, वो कंट्रोल करती है अदर ग्लैंड को, पीनियल वगैरह। तो ये क्या करेगी, वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगी, उसके साथ साथ क्या करेगी, वैसोकंस्ट्रिक्शन करेगी, जिससे आपका बीपी मेंटेन होगा विद द हेल्प ऑफ सिस्टम आरएडब्ल्यूएस, रास सिस्टम, जिसको रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन कहते हैं, जिसमें एक एसीई एंजाइम होता है, एंजीन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम से एंजियोटेंसिन फर्स्ट टू सेकंड में कन्वर्ट होता है उसकी एक्टिवेट फॉर्म में, और उसके द्वारा बाकी अंगों के द्वारा जो लूप ऑफ हेनले है किडनी के अंदर, नेफ्रॉन के अंदर, ग्लोमेरुलस के नीचे की तरफ से जो हेनले का लूप होता है, और दूरस्थ कुंडलित नलिका और समीपस्थ कुंडलित नलिका के अंतर्गत डिफरेंट पॉइंट होते हैं, जिसके द्वारा उसमें से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन किया जाता है या जल का पुनः अवशोषण किया जाता है। तो ये किसके द्वारा नियंत्रित होता है, आपके एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपके रेनिन। रेनिन के बारे में ये है कि रेनिन इसका एंटागोनिस्ट होता है। एंटागोनिस्ट का मतलब इसके विपरीत प्रभाव करता है। ये आपकी बीपी को बढ़ाता है, राइज करता है। इसके साथ साथ ये सीक्रेट होता है कहाँ से,
जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल ऑफ किडनी। कहाँ से? किडनी के दो भाग होते हैं, कॉर्टिकल एंड जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर। तो जो इसका स्त्रवण जो है रेनिन का, वो कहाँ से होता है? जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल ऑफ किडनीज के द्वारा होता है। और इसका कार्य क्या है? बीपी को राइज करना। रेनिन का कार्य क्या है? रेनिन हार्मोन आपकी बीपी को बढ़ाता है। और ये रिलीज कहाँ से होता है? जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर पार्ट ऑफ किडनी, वहां से रिलीज होता है। ओके, देन ये एक प्रकार का, हालांकि ये हार्मोन है और ये एक एंजाइम है और इसको एक्टिवेट करते हैं जब ये लो सोडियम होता है ना किडनी के अंदर। तो अपना एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, जो स्ट्रेस या एक्सरसाइज की फॉर्म होती है ना, जब जब व्यक्ति अधिक एक्सरसाइज करता है या अधिक स्ट्रेस या तनाव में होता है तो उस समय रिलीज होता है। जैसे आपको पता है कि आपकी बीपी इंक्रीज होती है जब आप तनाव के अंदर होते हैं, स्ट्रेस के अंदर। एक 3F हार्मोन भी आएगा, विच इज नोन एज फियर, फाइट एंड फ्लाइट। उसके अंदर भी इनका रोल होता है। एपिनेफ्रिन है, नॉन एपिनेफ्रिन, ये भी वहीं से रिलीज होते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स के दो पार्ट होते हैं, तो उनके द्वारा इस तरह होते हैं। मिनरलोकॉर्टिकॉइड, स्टेरोकॉर्टिकॉइड्स, ये अलग अलग प्रकार के हार्मोन हैं जो कि आपकी बॉडी को मेंटेन करते हैं। और इसके अंदर क्या होता है? सबसे मुख्य कार्य अगर आपको पूछा जाए तो रेनिन का बीपी को इंक्रीज करता है, सीक्रेशन होता है या स्त्रवण होता है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी, जिसके अंतर्गत लो सोडियम जो होता है किडनी के अंतर्गत, तो फिर आपका सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो एक्टिवेट होता है। और उस एक्टिवेट होने की दो दशाएं होती है, एक तो आप तनाव की स्थिति में हो और दूसरा आप वो एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो तब, जिसमें एंजियोटेंसिन फर्स्ट कन्वर्ट होता है। टेंसिनोजन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है लीवर के अंदर। इसको अगर आप समझना चाहो तो एक एंजियोटेंसिनोजन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है। एंजियोटेंसिनोजन, ये एक एंजाइम होता है। ये विद द हेल्प ऑफ रेनिन के द्वारा एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट होता है। एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे रेनिन का रोल होता है। जो रास सिस्टम अभी बताया ना मैंने, RAAS, विच इज नोन एज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग सिस्टम। तो ये एक लीवर के अंदर पाया जाने वाला प्रोटीन है जो आपके लीवर के अंदर उपस्थित होता है, एंजियोटेंसिनोजन। और इस लीवर के एंजाइम को रेनिन कन्वर्ट करता है इसकी एक्टिवेट फॉर्म में, एंजियोटेंसिन फर्स्ट। और फिर ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट है, ये एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होता है। ये किस में जाके कन्वर्ट हो जाएगा? एंजियोटेंसिन सेकेंड में। एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके द्वारा आगे जाके ये एक्टिवेट करता है हार्मोन को, जो कि एक पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्शन है, जो कि आपकी रुधिर वाहिनियों को संकुचित करता है, जिसके द्वारा। और ये सिग्नल कहाँ से प्राप्त होता है? जैसा कि अभी मैंने पूर्व में बताया, एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा, जो कि एल्डोस्टेरोन को रिलीज करती है। और फिर ये क्या करेगा? सॉल्ट और H2O का रिटेंशन करेगा। जो आपके इसके अंतर्गत जितने भी सोडियम, पोटेशियम या अन्य सॉल्ट हैं जो आपके बॉडी के अंदर है, वो वहाँ से लूप ऑफ हेनले के द्वारा पुनः अवशोषित किए जाएंगे और ये रिलीज होगा ब्रेन से ADH या एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसके द्वारा आपके दोनों हार्मोनों के कार्य एवं उसके उत्पत्ति का बताया। अगला प्रश्न है आपके क्लोराइड शिफ्ट वगैरह के। क्लोराइड शिफ्ट किसे? ये क्लोराइड शिफ्ट को आप हैम्बर्गर फिनोमिना भी कहते हैं। इसके अंदर होता है कि जो बाइकार्बोनेट आयन होता है ना, वो क्लोराइड आरबीसी की मेम्ब्रेन के अक्रॉस इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखता है CO2 ट्रांसपोर्ट के दौरान। जब CO2 का परिवहन होता है उस दौरान, इसको हैम्बर्ग फिनोमेना इस वजह से कहते हैं क्योंकि जब आरबीसी जो होती है CO2 के परिवहन के दौरान, उसकी झिल्ली के अंतर्गत बाइकार्बोनेट आयन और क्लोराइड आयनों का एक्सचेंज होता है। और एक्सचेंज होने का कारण एक पॉजिटिव है और नेगेटिव का बैलेंस बनाने के लिए, सरफेस ग्रेडियंट को एक समान बनाए रखने के लिए या साम्यावस्था स्थापित करने के लिए आयंस का एक्सचेंज होता है। और इसी को बोलते हैं क्लोराइड आयन का अंदर की तरफ आना, विच इज नोन एज ए क्लोराइड शिफ्ट, ऑल्सो नोन एज ए हैम्बर्ग फिनोमिना, जिसमें बाइकार्बोनेट आयन और क्लोराइड आयन आरबीसी के मेम्ब्रेन के एक दूसरे को अक्रॉस या क्या कहते हैं विनिमय होता है, ताकि वो इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी बनाए रख सके। किसके अंतर्गत? आरबीसी की मेम्ब्रेन के अंतर्गत। और ये सारी घटना होती है CO2 के परिवहन के दौरान। इसके पश्चात है सेकंड, हेल्डेन इफेक्ट। तो हेल्डेन इफेक्ट कुछ नहीं होता है, जिसके अंतर्गत खाली एकमात्र चीज है कि जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड होता है ना, जो कंटिन्यू करता है CO2 को, वो ज़्यादा ऑक्सीजन की तुलना में ज़्यादा मात्रा के अंतर्गत डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो स्थानांतरित हो जाता है। और ये जो डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन होता है, इसकी बहुत ज़्यादा एफिनिटीज होती है कि ये H+ आयन को
और इसको ऑक्सीजन के साथ बंधता बनाए रख सके। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ज़्यादा एफिनिटीज रखता है टू बाइंड CO2 रादर देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब ऑक्सीकृत रक्त की तुलना में अनऑक्सीकृत रक्त के अंतर्गत CO2 की बाध्यता अधिक मात्रा में पाई जाती है, और इसी को अपन बोलते हैं हेल्डेन इफेक्ट, जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन हैज ए हायर एफिनिटी फॉर CO2 एंड H+ आयन रादर देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये इतनी सी चीज़ है, उसी को क्या बोलेंगे अपन, हेल्डेन इफेक्ट। मतलब हीमोग्लोबिन के ऊपर डीऑक्सीजनेट हीमोग्लोबिन के अंतर्गत CO2 की बंध्यता और H+ आयनों की बंध्यता अधिक पाई जाती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, या ऑक्सीकृत रक्त की तुलना में अनऑक्सीकृत रक्त के अंतर्गत CO2 और H+ आयनों की बंध्यता अधिक पाई जाती है। जैसे आपको पता हो तो ये CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बताते हैं कि उसकी बंध्यता 300 गुना अधिक होती है ऑक्सीजन की तुलना में। हीमोग्लोबिन के अणु से बंध होने की कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिक होती है। उसी की प्रकार का है कि जिसमें हेल्डेन इफेक्ट के द्वारा क्या होता है, ये दर्शाता है कि इसकी बंधुता दर्शाता है, जिसके अंतर्गत आपके CO2 और H+ आयन को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिनेप्स क्या है और न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में बताना है, ये क्या चीज़ है। तो सिनेप्स कुछ नहीं है, एक जंक्शन होता है जहाँ पे नर्व सेल कह दीजिए या न्यूरॉन कह दीजिए, वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे न्यूरॉन से। दो न्यूरॉन आपस में जहाँ कम्युनिकेट करते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। और जैसे मान लीजिए आपकी कोई मसल्स है या कोई ग्लैंड है, जो भी टारगेट सेल है जहाँ पे वो सिग्नल को पास करते हैं, और ये मोस्टली केमिकल मैसेंजर के द्वारा होता है, और उन केमिकल मैसेंजर को अपन बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, जो डिफ्यूज करते हैं अक्रॉस द टाइनी गैप विच इज ऑल्सो नोन एज ए सिनेप्टिक क्लिफ्ट। इनके बीच में एक छोटा सा गैप पाया जाता है जिसको बोलते हैं सिनेप्टिक क्लिफ्ट, जिसके द्वारा ये रिसेप्टर से आपस में सिग्नल रिसीव करते हैं, सेल्स आपस में रिसीव करती है। तो सिनेप्स इज ए क्रूशियल जंक्शन वेयर ए न्यूरॉन कम्युनिकेट विथ अनदर न्यूरॉन or a target cell, allowing signal to pass and typically using chemical messenger called neurotransmitter that diffuse across a tiny gap to receive receptor on a receiving cell. नेक्स्ट है आपके पीनियल ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन बताने हैं। जैसा कि आपको पता है पीनियल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एक तो एपिफाइसिस सेरेब्राई और दूसरा होता है आपके हाइपोफाइसिस। तो जो पीनियल का एपिफाइसिस सेरेब्राई है वो मेलाटोनिन का प्रोडक्शन करता है। इसके द्वारा किसका प्रोडक्शन होता है, पीनियल ग्लैंड का आपको पूछा जाए तो किसका लिखेंगे, मेलेटोनिन का। मेलाटोनिन या मेलाटोनाइन का होता है, जो कि आपके नींद को भी नियंत्रित करता है। तो ये कहाँ से रिलीज होता है, एपिफाइसिस सेरेब्राई से। तो ये पीनियल ग्लैंड का पहला कार्य क्या हो गया, मेलाटोनिन का प्रोडक्शन करना। दूसरा ये आपके रिप्रोडक्शन को भी रेगुलेट करता है और साथ साथ आपके कार्डियोवैस्कुलर सपोर्ट को भी बनाए रखता है। पीनियल ग्रंथि की ये तीन कार्य होता है, मेलाटोनिन का निर्माण करना, आपके रिप्रोडक्टिव को नियमित करना, और इसके साथ साथ आपके कार्डियोवैस्कुलर सपोर्ट को भी बनाए रखता है। इसके बाद में नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड या हाइपोफाइसिस को, जिसको आप मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये दूसरी ग्रंथियों को नियंत्रित भी करती है। ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है जो स्टिमुलेट करता है या इनहिबिट करता है दूसरे एंडोक्राइन सेल्स को। इसके द्वारा जो भी हार्मोन रिलीज होंगे ना, या तो वो स्टिमुलेट करेंगे या फिर इनहिबिट करेंगे, किसको, पिट्यूटरी के द्वारा जो होंगे। और जो हार्मोन रिलीज होंगे उसके अंदर आपको पता हो तो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, TSH है, ACTH है, FSH है, LH है, ये सारे हार्मोन किसके द्वारा होते हैं, इनके पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा रिलीज होते हैं। और इसकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा जो होंगे, ये तो सारे एंटीरियर वाले हुए जो कि थायराइड से, एड्रिनल से और गोनेड्स को कंट्रोल करते हैं। और पोस्टीरियर के द्वारा होते हैं ऑक्सीटोसिन, ADH, जो क्या करते हैं, वाटर को बैलेंस करते हैं और लेबर कंस्ट्रक्शन के अंदर काम आते हैं। जिनके अंदर जनन अवस्था के समय महिलाओं के अंदर जो लेबर पेन के समय कॉन्ट्रैक्शन रिलीज होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा, जो कहाँ से रिलीज होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा। और दो प्रकार के हार्मोन, एक तो ADH है, दूसरा ऑक्सीटोसिन, जैसा अभी आपने पढ़ा था कि ये ब्रेन से रिलीज होता है। तो ब्रेन से कहाँ होता है, पिट्यूटरी के पोस्टीरियर पार्ट से रिलीज होता है। द नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन क्वेश्चन है EMP पाथवे ऑल्सो नोन एज ग्लाइकोलाइसिस, इसी को कहते हैं। एम्बेडेड मेयरहा-पुरन्स पाथवे, जो एक 10 स्टेप का एक ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक प्रोसेस है, जिसके अंतर्गत लास्ट में 2 पायरुवेट के अणु बनते हैं और साथ साथ 2 ATP तथा 2 NADH का निर्माण होता है। तो ये अपन ने पार्ट ए के बारे में डिस्कस किया। ये 8 क्वेश्चन का, अब अपन चलेंगे पार्ट बी की तरफ, जो बड़े क्वेश्चन हैं उनके तरफ। मैं एक बार नोट डाउन कर लेता हूँ, फिर अपन देखते हैं आगे इनको कैसे सॉल्व करेंगे।
पार्ट बी में अपना पहला क्वेश्चन है, ब्लड के संगठन या उसकी कंपोजिशन बतानी है कि रक्त के संगठन कौन कौन से हैं और उसके कार्यों के बारे में बताना है। चूँकि अपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, ह्यूमंस का एनिमल फिजियोलॉजी है, तो अपन डिस्कस करेंगे कि ब्लड के कंपोजिशन या उसके संगठन कौन कौन से होते हैं। रुधिर होता क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रुधिर एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, जिसको आप बोलेंगे लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, जो कि मुख्यतः दो भागों से मिलकर बना हो सकता है। आप सामान्य रूप में कह सकते हैं, एक तो होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है कॉर्पस्क्यूल या कणिकाएं। क्योंकि इसके दो भाग होते हैं और सामान्य व्यक्ति के अंदर लगभग 5 लीटर के समथिंग रक्त पाया जाता है। सामान्य उसके अंतर्गत कितना पाया जाता है, अप टू 5 लीटर। और क्या भाग होते हैं, दो, वन इज कॉर्पस्क्यूल एंड द अदर वन इज प्लाज्मा। मुख्यतः यह दो चीज़ों से मिलकर बना होता है और ये कितना 5 लीटर के समथिंग एक सामान्य व्यक्ति के अंदर रक्त पाया जाता है। प्लाज्मा होता क्या है, ये लिक्विड पार्ट होता है इसका, और ये लगभग आप ये मान के चलो कि 55% जो रक्त है उसमें से 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। रक्त के घटकों के अंतर्गत आपको पूछा जाए तो 55% किसके मिलकर बना होता है, प्लाज्मा से, जो कि एक हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव है और जिसमें 90% जल और 10% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। इसमें मुख्यतः किसके 90% क्या होता है, जल होता है। कैसा है ये, एक क्षारीय तरल है जो कि हल्के पीले रंग का होता है, ठीक है, जिसमें 90% तो जल, 90% जल व 10% अन्य, जिसके अंतर्गत आपके कार्बनिक और अकार्बनिक घटक या पदार्थ सम्मिलित होते हैं। और इसके अंदर साथ साथ प्लाज्मा प्रोटीन भी पाया जाता है, जो इनमें होता है, कोलाइडी फॉर्म में घुले रहते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं ब्लड कॉर्पस्क्यूल के बारे में कि ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा के अंदर तैरती हुई कणिकाएं पाई जाती है वो कितने प्रकार की होती है, जो कि लगभग इनका 45% तक या भाग बनाती है। तो क्या है, कणिकाओं के बारे में अपन पढ़ेंगे। कणिकाएं 3 प्रकार की होती है आरबीसी फर्स्ट वन, सेकेंड वन इज डब्ल्यूबीसी एंड द थर्ड वन इज प्लेटलेट या अपन इसको पट्टिकाएं भी कह सकते हैं। ये 3 चीजें होती हैं कॉर्पस्क्यूल के अंदर। इसको अपन एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये ग्रीक भाषा का शब्द एरिथ्रोस का मतलब होता है रेड, तो साइट्स मतलब सेल। ये चूंकि लाल कलर की कोशिका है, इनको क्या बोलेंगे, एरिथ्रोसाइट। और व्हाइट ब्लड सेल या डब्ल्यूबीसी, इनको क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स। इनको ल्यूकोसाइट्स भी बोल सकते हैं। इनको अपन साथ ही साथ बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। तो इनके सामान्य नाम है। इसके बारे में आपको धीरे फिर विस्तार से लिखना है कि किसकी संख्या कितनी होती है और उसमें क्या क्या होता है। जैसे आप कार्बनिक पदार्थों की और बात करेंगे तो उसके अंदर एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है जो अल्फा बीटा गामा हो सकता है, फैगिनोजन है, प्रोथ्रोम्बिन है जो कि क्या है, रक्त के स्कंदन कारक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के अपन पढ़ेंगे कि प्रोथ्रोम्बिन और फैगिनोजन क्या है, रुधिर के स्कंदन के कारक है जो कि ब्लड क्लॉटिंग के अंदर हेल्प करते हैं। परंतु ये कहाँ मौजूद होते हैं, कार्बनिक पदार्थ के रूप में, किसमें, प्लाज्मा के अंदर घुले हुए रहते हैं। जैसा कि आपको पता है वाटर है 90%, तो वाटर क्या करेगा, आपका रुधिर का दाब बनाए रखेगा, मतलब आपकी बीपी मेंटेन रखेगा और ऑक्सीजन का परिवहन करेगा और वॉल्यूम को मेंटेन करके रखेगा। तो एल्बुमिन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया, फिब्रिनोजन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन हो गया। इसके साथ साथ जो भी आप खाना वगैरह खाते हो घुल के इंटेस्टाइन से कहाँ जाता है, पाचन के पश्चात आपके रक्त के अंदर जाता है स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू। तो मतलब ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है और वसी अम्ल है या ग्लिसरॉल है, हार्मोन, एंजाइम, यूरिया वगैरह, वो सारे कहाँ होते हैं, आपके रक्त के अंदर ही होता है। ये तो हो गया आपके कार्बनिक पदार्थ। और अकार्बनिक पदार्थों के अंदर चाहे वो सोडियम हो, पोटेशियम हो, कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, क्लोराइड हो, ये सारे आयन कहाँ पे होते हैं, आपके कार्बनिक पदार्थों के अंदर। सबसे पहले आपको आरबीसी के बारे में बताना है। आरबीसी होती कैसे है कि भाई जो मानव के अंदर पाए जाते हैं उनके अंदर आरबीसी के अंदर आपको पता हो तो केंद्रक नहीं होता है। और दूसरी ये वृत्ताकार हो सकती है, डिस्क रूपी या उभयतल कह सकते हैं, या बाइकॉनकेव कह सकते हैं। आरबीसी कैसी होती है, बाइकॉनकेव होती है। कैसी होती है, बाइकॉनकेव होती है आरबीसी, जो कि रुधिर का प्रमुख कणिका है और वृत्ताकार है, डिस्क रूपी है। मतलब आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि
लाइक ए डोनट होती है डिस्क, ताकि उसका सरफेस एरिया या उसका सतह का क्षेत्रफल बढ़ सके, जिससे ऑक्सीजन अधिक मात्रा में उसकी सतह पर चिपक सके। इसलिए आरबीसी का आकार कैसा होता है, डिस्क रूप में होता है, ऐसा वर्ताकार या सर्कुलर होती है ऐसे, ताकि और ये यहाँ से गोल होती है। तो इसमें क्या है कि सर्फेस एरिया इंक्रीज हो गया तो वहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, बाइंड करने की बंधुता बढ़ जाती है, सर्फेस एरिया ज़्यादा होता है। तो ये इसको कह सकते हैं बाइकॉनकेव शेप कह सकते हैं, डिस्क रूपी कह सकते हैं, या वर्ताकार कह सकते हैं, जो कि आरबीसी की संरचना है। 7 से 8 माइक्रोन की होती है और ये लगभग ये मान के चलिए कि महिलाओं के अंदर थोड़ी कम होती है, पुरुषों के अंदर थोड़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर पाई जाती है, जिसके अंदर फेरस का अणु होता है। जैसा अभी अपने छोटे क्वेश्चन के अंदर पढ़ा था पार्ट ए के अंदर, 4 फेरस आयन होते हैं हिम समूह के रूप में और 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है जो ऑक्सीजन से जुड़ के हीमोग्लोबिन बनाती है। और लगभग ये मान के चलिए कि सामान्य मनुष्य के अंदर हीमोग्लोबिन लगभग 15 ग्राम के समथिंग होता है। हीमोग्लोबिन कितना होता है लमसम, 15 ग्राम पर डेसीलीटर वगैरह मान के चलिए, इसको 15 ग्राम पर डीएल बोलते हैं इसे, डेसीलीटर। ये आरबीसी के बारे में सामान्य जानकारी हो गई। और आरबीसी फॉर्म का होती है आपके अस्थि मज्जा या बोन मेरो के अंदर, उसकी लाइफ साइकिल होती है 120 दिन के तकरीबन होती है। ये इसकी फॉर्मेशन होती है बोन मेरो या अस्थि मज्जा के अंदर और लगभग 120 दिन इसका जीवन काल होता है आरबीसी का। तो ये इसकी सामान्य जानकारी और परिचय दे देंगे। उसके बाद में अपन चलेंगे डब्ल्यूबीसी, जिसको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। और मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, ये श्वेताणु भी बोलते हैं इनको सामान्य हिंदी के अंदर, कणिकामय श्वेताणु और कणिका रहित श्वेताणु। जो कणिकामय श्वेताणु है उसके अंदर न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल आती है, जबकि जो कणिका रहित श्वेताणु है उसके अंदर लसिकाणु भी आते हैं। इनको इंग्लिश में ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं, न्यूट्रोफिल्स बोलते हैं, इयोसिनोफिल्स बोलते हैं, बेसोफिल्स बोलते हैं, या आप ए ग्रेनुलोसाइट्स भी कह सकते हैं। तो ग्रेनुलोसाइट्स में आती है मुख्यतः पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट भी कह सकते हैं इनके, जो ग्रेनुलोसाइट है उसके अंतर्गत सबसे पहले न्यूट्रोफिल आती है। और न्यूट्रोफिल चूँकि ये इनसे 62% तक न्यूट्रोफिल होती है, जो डब्ल्यूबीसी के अंदर ज़्यादातर अधिक मात्रा में अगर पूछा जाए कणिका में से या ग्रेनुलोसाइट्स में तो मुख्यतः होगी न्यूट्रोफिल। कौन सी होगी, न्यूट्रोफिल 62%। फिर आती है इयोसिनोफिल्स, क्योंकि ये इयोसिन वर्णक से हल्के गुलाबी रंग में अभिरंजित हो जाती है, इसीलिए इनका नाम रखा गया है इयोसिनोफिल। जो भी इसके अंदर केंद्रक जो होता है बाइलोब होता है, साथ साथ इसमें कोशिकाओं के भक्षण वगैरह, परजीवी संक्रमण या एलर्जी वगैरह होती है, उस समय कहाँ रिलीज होती है, इयोसिनोफिल एलर्जी में काम होती है। और एंटी हिस्टामिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, एंटी हिस्टामिक प्रकार का गुण होता है। भाई कोई भी परजीवी वगैरह या संक्रमित होता है या एलर्जी होती है, उस समय सबसे पहले कौन रिलीज होता है, वो होती है इयोसिनोफिल। उसके बाद आती है बेसोफिल, जो कि मिथाइल ब्लू एक क्षारीय अभिरंजक है, उसके द्वारा ये अभिरंजित होती है, जिसके अंतर्गत 2-4 लोग पाए जाते हैं, जिसमें हिस्टामिन और हिपेरिन होती है और इसकी संख्या 0.5% के समथिंग होती है। और ए ग्रेनुलोसाइट जो होते हैं वो मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट होता है, जैसा कि अभी आपने पढ़ा ग्रेनुलोसाइट तो होते हैं पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर, जबकि ये होते हैं मोनोन्यूक्लियर प्रकार के होते हैं, जिसमें इनका केंद्र कैसा होता है, अंडाकार होता है और सेम के बीज के समान इसकी आकृति होती है और 8 से लेकर 20 माइक्रोन के समथिंग होता है। इसमें मोनोसाइट आते हैं और लिम्फोसाइट आते हैं। मोनोसाइट जो होती है थोड़ी साइज में बड़ी होती है, 12 से 15 माइक्रोन की होती है और बीज की आकृति के होते हैं। ये आप इनको कह सकते हैं कि फैगोसाइटोसिस एक्टिविटीज होती है, इनको अपन यूँ मान के चलिए जो मैक्रोफेज एक्टिविटीज ये है वो इसी के द्वारा होती है। लगभग कुल 5% सेल के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। फिर आते हैं आपके लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट और कुछ नहीं, एक अंडाकार गोलाकार कोशिकाएं होती है, जिसके चारों अल्प मात्रा में छल्ले के रूप में प्रेजेंट होते हैं और थाइमस और ये जो लसिका ग्रंथि होती है ना, उसके द्वारा उत्पन्न होती है। और इसका जीवन काल दो से लेकर 100 दिन तक हो सकता है। और लगभग इनकी कुल संख्या जो होती है 30% होती है टोटल सेल की। आकार आप मान के चलिए 6 से 8 माइक्रोन का होता है। और दूसरा इसमें टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट होती है, आगे आप पढ़ोगे, आपकी इम्यूनोलॉजी नहीं है इसमें, नेक्स्ट सेम के अंतर्गत अपन डिस्कस करेंगे। और फिर आता है आपके प्लेटलेट, जिसको बोलते हैं रुधिर पट्टिकाणु। बहुत छोटे होते हैं आकार में, 2 से 4 माइक्रोन के होते हैं, अनियमित होते हैं, केंद्र का अभाव होता है, अस्थि मज्जा के अंदर इनका निर्माण होता है। और लगभग इनकी संख्या होती है आप मान के चलिए 3-4 लाख प्रति घन मीटर और जीवन काल होता है इनका 5 से 7 दिन। तो प्लेटलेट का आ गया जीवन काल और बाकी इनके बारे में आगे समझ जाएंगे। अब आते हैं मेन इनके कार्य क्या क्या है। जैसा कि आप सबको जानकारी है कि सबसे पहला वर्क तो ये करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। का क्या कार्य है, सबसे पहला फोटो CO2 का परिवहन करता है, इसके रूप में आरबीसी के रूप में, और हीमोग्लोबिन से फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाता है और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कहाँ पहुँचाता है, टिश्यू या ऊतकों तक पहुँचाता है और ये क्रिया होती है। और
अनऑक्सीकृत रक्त CO2 को वापस लेके आता है फेफड़ों से। उपापचय क्रिया सारी इसी के द्वारा संपन्न होती है। दूसरा, आपके शरीर में जितना भी खाद्य पदार्थ है उसका वितरण जो है किसके द्वारा होता है? गलित में रक्त के द्वारा ही होता है। इसके साथ साथ आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है, आपकी बॉडी का तापमान नियमित करके रखता है। इसके साथ साथ जितने भी हार्मोन वगैरह है वो सारे कहाँ से ट्रांसपोर्ट होते हैं? इसी के द्वारा होते हैं। रक्त के द्वारा ही आपके हार्मोन का ट्रांसपोर्ट या परिवहन होता है। आपको ये बता दिया, टेम्परेचर का रेगुलेशन आ गया आपके बॉडी का। ये मान के चलिए तापमान करता है नियंत्रित रक्त के द्वारा। तापमान नियंत्रित कर दिया और ये आपको फैगोसाइटोसिस या रोगों से बचाव करता है। जैसे अभी अपने ईओसिनोफिल, बेसोनोफिल्स, ये सारे कैसे बना आपको पैथोजन एक्टिविटी से बचाता है। तो ये एक प्रकार का आपका रोगों से बचाव करता है। ये रक्त के कार्य के अंतर्गत आ जाएगा मुख्य रूप से। दूसरा, आपकी कोई इंजरी वगैरह होगी, जैसे अभी अपन ने पढ़ा कि शरीर में जितनी भी टूट फूट होती है, अभी भोजन के अवयव के अंदर अपने प्रोटीन में पढ़ा, तो प्रोटीन वो टूट फूट को कार्य करेगा। तो आपकी जो बॉडी की रिपेयर होगी वो किसके द्वारा होगी? विद द हेल्प ऑफ ब्लड। और सबसे मेन अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन क्लोटिंग मैकेनिज्म के अंदर, जिसमें आपने प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन बनाया। कहीं भी घाव लग गया, कट लग गया, जिसके द्वारा रक्त बहेगा, तो वो रक्त का निर्माण के अंदर भी इसी का रोल होता है। दूसरा, आपके जितने भी वेस्ट है जैसे यूरिया वगैरह है, उस वेस्ट का भी इसी के द्वारा बाहर निकाला जाता है। ये क्या आपका उत्सर्जी पदार्थ है जो कि किडनी बाहर रिलीज करती है। तो इस उत्सर्जी पदार्थ को निकालने में किसकी हेल्प से होता है? यूरिया की। रक्त के द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है। किडनी ब्लड को अल्टीमेटली छानकर यूरिन के फॉर्म में आपको बाहर एलिमिनेट कर दिया जाता है। वो अभी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट ऑर्निथिन साइकिल के अंदर कैसे होता है। और दूसरा, आपका वाटर बैलेंस बना रखती है। तो ये मुख्य रूप से अपन ने पढ़ा इनके बारे में कि रक्त कैसे होता है, कैसे कार्य करता है। एक छोटा क्वेश्चन और आपको इस संबंध में जानकारी होनी चाहिए। इरिथ्रोब्लास्टिस फिटेलिस वगैरह मैंने शायद दूसरे पेपर के अंतर्गत भी बताया होगा। RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव आपको मिड टर्म के अंदर भी दिया था कि जो एक रीसिस नामक मंकी है उसके अंदर ये आइडेंटिफाई किया था एंटीजन। इसी वजह से इसको RH पॉजिटिव नेगेटिव मेल की अगर शादी हो जाती है तो उनकी जो संतान है उसके अंदर कोएगुलेशन हो जाता है। और कोएगुलेशन से प्लेसेंटा के थ्रू वो बच्चे को एंटीबॉडी हार्म कर सकती है। और इसी कंडीशन को बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टिस फिटेलिस, या इसको अपन रीसस शिशु भी कह सकते हैं, जो कि आपको जानकारी के अंदर होना चाहिए। अब अपन चलते हैं कि ब्लड क्लॉट होता क्या है, क्लोटिंग मैकेनिज्म कैसी है, स्कंदन क्या होता है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। कि कहीं पे भी आपके चोट लगी या रुधिर वाहिका से रुधिर बाहर आने लग गया तो उसको रोकने के लिए आपके थक्के का निर्माण होता है। उस थक्के निर्माण को या क्लॉट बनाने को अपन क्या बोलते हैं? स्कंदन। ये आपकी एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है या सुरक्षात्मक प्रणाली है जिसके द्वारा आप घाव के ऊपर कोई रोगाणु प्रवेश ना करे, उससे आपका बचाव करती है। आपको ब्लड ज़्यादा लॉस ना हो, ब्लड लॉस से आपको बचाती है। इसके साथ साथ इसके अंदर आप लगभग ये मान के चलिए कि इसके अंदर आपके ब्लड में लगभग 13 फैक्टर होते हैं, 13 कारक होते हैं जिसके द्वारा आपका क्या किया जाता है? स्कंदन कह दीजिए या क्लॉट भी दीजिए। क्लॉट का फॉर्मेशन होता है। अभी प्राइमरी प्लग और क्लास में अपन डिस्कस किया था। फिर सेकेंडरी प्लग पड़ता है, कॉमन पाथ पे होता है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। वहाँ से जाके 7A से लेके अपने कैल्शियम और विटामिन K के हेल्प से इसका निर्माण होता है। तो जहाँ पे मान लीजिए सपोज कि कहीं पे अगर ऊतक के अंदर क्षति हुई या डैमेज हुआ, सरफेस डैमेज होती है, सबसे पहले रिलीज होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या रिलीज होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन के द्वारा आपको पट्टिकाएं टूटती है। फिर एक स्कंदन कारक आता है जिसको बोलते हैं फैक्टर 7। फैक्टर 7 की मदद से आप स्कंदन कारक और फैक्टर 10 की मदद से विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम और कैल्शियम के द्वारा आप क्या करते हैं? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाते हैं। और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है? सक्रिय अवस्था के अंदर, जिसको बोलते हैं थ्रोम्बिन। और पूर्व में तो ये फाइब्रिनोजन को हेल्प करता है, ये आगे जाके फाइब्रिनोजन को फिब्रिन के अंतर्गत बनाता है। फिब्रिन चूंकि एक घुलनशील है जबकि फाइब्रिन एक अघुलनशील है या मोनोमर होता है, जो कि लास्ट के अंदर फिब्रिन जाल के अंदर रुधिर पट्टिका या सब आके जुड़ जाती है और कट्टा इसका क्लॉट का या थक्के का निर्माण हो जाता है। तो इसमें मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती है, जिसके अंदर सबसे पहले आपके प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय रूप से कारकों का निर्माण करना होता है। सेकेंड के अंदर आपको प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में परिवर्तित करना होता है। और तीसरे के अंदर फिब्रिनोजन को फिब्रिन में परिवर्तित करते हैं और अल्टीमेटली आपका थक्के का निर्माण हो जाता है। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटीज होती है जिसको अपन पढ़ते हैं। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी अपन ने पहला क्वेश्चन पढ़ लिया, फिर अपन आगे डिस्कस करेंगे।
अब अपन चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यूरिन फॉर्मेशन और मसल कॉन्ट्रैक्शन, दो आपको अथॉर्म दे रखे हैं सेकंड यूनिट के अंदर, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन कह दीजिए या फॉर्मेशन ऑफ यूरिन किस प्रकार से होता है कि उत्सर्जन और मूत्र के निर्माण की आपको क्रियाविधि बनानी। तो जो लीवर की सेल्स होती है उसके अंदर जो यूरिया बनता है वो अल्टीमेटली पहुंचता है ब्लड के अंदर। आपको पता है चूंकि नाइट्रोजन एक टॉक्सिक एलिमेंट है, 3 प्रकार के जीव होते हैं, यूरियोटेलिक, अमोनोटेलिक और यूरिक एसिड, 3 फॉर्म होती है, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड का फॉर्म होता है। चूंकि यूरिया जो होता है अमोनिया की तुलना में कम हानिकारक होता है, और दूसरा ये होता है कि ये जंतु अमोनिया को यूरिया में बदल देते हैं जो आपके टेरेस्ट्रियल एनिमल है। उसके साथ साथ ये आपको अधिक देर तक बॉडी के अंदर रोक के रख सकते हो क्योंकि ये जल में घुलनशील होता है। तो इस प्रकार के प्राणी जो इसका उत्सर्जन करते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, यूरियोटेलिक एनिमल, जिनके अंदर एम्फीबियन हो गए, एनलिड हो गए, मेमल्स हो गए, ये सारे किसका उत्सर्जन करते हैं, यूरिया का। तो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ होता है, लीवर के अंदर होता है। लीवर के अंतर्गत किसका फॉर्मेशन होता है, यूरिया का। इसलिए अपन लोग क्या बोलते हैं, यूरियोटेलिक एनिमल। और ये अल्टीमेटली कहाँ जाता है, विद द हेल्प ऑफ ब्लड। ब्लड से ये आगे जाता है टुवर्ड्स किडनीज, जहाँ पे ये क्या करेगा, अल्टीमेटली यूरिन का फॉर्मेशन करेगा। उसकी कुछ प्रक्रिया है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। मोस्टली 3 स्टेप होते हैं, आप इसको ये समझ के चलिए कि अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन या सीक्रेशन। हिंदी में अपन बोलेंगे परानिस्यंदन, वर्णात्मक पुनर्अवशोषण और स्त्रवण। ये 3 चीजों का फॉर्मेशन होता है जिसके द्वारा आपके यूरिन का फॉर्मेशन होता है। और ये आपके ब्लड लीवर से जाता है आपके पोस्टीरियर वेना केवा के थ्रू, एंड अल्टीमेटली आप नेक्स्ट इसको यूरिन के द्वारा किडनीज के थ्रू डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो 3 स्टेप है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन। आप इसको पढ़ सकते हो। यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप होते हैं, परानिस्यंदन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड वन इज नोन एज ए सीक्रेशन। किसका, स्त्रवण। स्त्रवण कीजिए या सीक्रेशन बोलिए, एक ही बात। इन 3 प्रोसेस के प्रोसेस के द्वारा आप क्या करते हैं, यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं। ये एक्चुअल में अल्ट्राफिल्ट्रेशन को आप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं, जिसके अंतर्गत कुछ नहीं होता, बोमन कैप्सूल या बोमन संपुट होता है जो कि आपकी किडनी की नलिका के द्वारा एक छलनी की तरह कार्य करता है। छलनी में से क्या होता है, 2 धमनियां होती है, एक तो बोलते हैं अभिवाहिक और एक होती है अफवाह। इंग्लिश में इसको एफरेंट और इफरेंट एट्रियोल बोलते हैं, जिससे एक से रुधिर अंदर आता है इफरेंट से और एफरेंट आर्ट्रियोल से बाहर जाता है। तो इस कोशिका गुच्छे के रूप में कार्य करती है, जो कि बहुत ही छोटे आकार की 0.1 माइक्रोन की होती है, जिसमें से क्या होता है कि ब्लड तो पास हो जाता है और कुछ प्लाज्मा वगैरह जो होते हैं ना वो छनकर आ जाते हैं इस ग्लोमेरुलस में से, और इसके द्वारा ये अल्टीमेटली ब्लड का फॉर्मेशन करता है। इसके अंदर एक जीएचपी फैक्टर होता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक दाब, जिसमें आपको पता हो तो लूप ऑफ हेनले होता है, एक तरफ समीपस्थ कुंडली नलिका, दूसरी तरफ दूरस्थ कुंडली नलिका, जिसमें से NaCl, H+ आयन, NH3 अमोनिया वगैरह इनका होता है। H2 का रीअब्जॉर्प्शन होगा, NaCl का क्या कहते हैं बार होगा। तो नेफ्रॉन जो होता है, ये सारी घटनाएं क्या होती हैं आपके नेफ्रॉन के अंदर। किडनी का पार्ट है ना, नेफ्रॉन के अंदर होता है, जिसमें आप आगे जाके ये बोमेन कैप्सूल समझो या कुछ भी समझो, इसको बोमेन संपुट भी बोलते हैं। और इसी के द्वारा क्या होता है, ग्लोमेरुलस के द्वारा क्या होता है, इसको छाना जाता है। इसको किसी का कुछ भी बोलता है हिंदी के अंतर्गत, जिसके द्वारा यूरिन का फॉर्मेशन होता है। और ये चूंकि कोलाइडी पदार्थ है, इसमें अलग अलग दाब होता है। जो ऊपर की तरफ है आपके 30 mm पर Hg होता है इस कोलाइडी दाब का, और इस पराशरी दाब से क्या होता है, निश्चिंत होता है। और कैप्सुलर है, एक CHP करके एक वर्ड होता है, जैसे आप ऐसा समझ के चलिए कि कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है। ये दोनों में अलग अलग होता है, एक तरफ 70 GHP होता है और एक तरफ 30 होता है, और दोनों को अपन बोलते हैं EFP या नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन रेट होता है, जिसके द्वारा कोशिका गुच्छ से छना हुआ ग्लोमेरुलस निषेधन एक तरल के रूप में बाहर आता है और बुआ से आगे स्थानांतरित कर दिया जाता है। उसके बाद में इसके साथ जो अन्य पदार्थ या आप ये मान के चलिए प्रोटीन वगैरह, एंजाइम वगैरह जो आपके लिए आवश्यक है, उनका रीअब्जॉर्प्शन होता है। उसी को बोलते हैं अपन सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन या वर्णात्मक पुनर्अवशोधन। तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन के बाद में जो भी यूरिया, यूरिकम या क्रिएटिन आदि जो भी उत्सर्जित पदार्थ है, उसके साथ साथ ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, वसी अम्ल है, विटामिन है, जल है या लवण है, वो उसके साथ आगे तो बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए आवश्यक होते हैं। तो उनमें से 95% तक तो छन के आ जाते हैं, लेकिन 0.8% को अपन क्या करते हैं, इसमें
यूरिन के अंदर अपन फॉर्म कर देते हैं। और जो आपके लिए लाभकारी पदार्थ है, चाहे ग्लूकोज है, विटामिन है, अमीनो एसिड है, इनका आप क्या करते हो, रीअब्जॉर्प्शन या पुनर्अवशोषण कर देते हो ब्रैकेट नलिका के द्वारा। और बाकी इसी को अपन क्या बोलते हैं, वर्णात्मक पुनर्अवशोषण। ये सारा कहाँ होता है, नेफ्रॉन और वासा रेक्टा के अंतर्गत होता है। एक प्रतिवर्ती प्रवाह क्रियाविधि होती है जिसके अंदर अपवाही धमनिका, बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस से एक तरफ से रक्त आता है, दूसरी तरफ से जाता है, छंटता है, रिंग लूप ऑफ हेनले एक नलिका के द्वारा आपस में अवशोषण होता है और अल्टीमेटली उसको हानिकारक पदार्थों को तो निकाल दिया जाता है, बाकी आपके लाभदायक पदार्थों का पुनः अवशोषण कर लिया जाता है, अल्टीमेटली यूरिया का डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इसमें 3-4 पार्ट होते हैं आपके इसको नलिका को, जिसके अंदर रीअब्जॉर्प्शन में 2 पार्ट होते हैं। एक तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है जिसको समीपस्थ कुंडित नलिका बोलिए। फिर सेकंड आपके लूप ऑफ हेनले होता है जिसको हेनले का लूप कहते हैं, जहाँ पे पुनर्अवशोषण होता है। उसकी 2 भुजाएं होती है, अवरोही आरोही, एक पर में सोडियम पोटेशियम और इनका संपराश्मीय दाब होता है, और दूसरे की तरफ आपका NaCl इसका मिश्रण के द्वारा आपस में ये बाल निकालते हैं और आइसोटोनिक फॉर्म में मेंटेन करके रखते हैं। या और फिर दूरस्थ कुंडित नलिका के अंदर भी 19% जल का अवशोषण हो जाता है। फिर एक संग्रह नलिका होती है जिसको कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं और अल्टीमेटली उसका सीक्रेशन कर दिया जाता है, जिसमें आपके कोई पिगमेंट वगैरह है, कोई मेडिसिन वगैरह, औषधि वगैरह है, कोई हिपेरिक एसिड है, यूरिक एसिड है, वो सारे अल्ट्राफिल्ट्रेशन के द्वारा जो ग्लोमेरुल्स में छंटनी थे उनको हेनले के लूप से और समीपस्थ और दूरस्थ कुंडित नलिका की जो सेल्स होती है जिनको उपकला कोशिकाएं कहती है, वो क्या करती हैं, इन अपशिष्ट पदार्थों का सक्रिय विघटन के द्वारा गुहा के द्वारा मुक्त करके श्रवण कर देती है। तो ये अपन ने डिस्कस किया यूरिन का फॉर्मेशन, और इसके अंतर्गत आपने पढ़ा 3 प्रोसेस के द्वारा किस प्रकार ये घटना होती है। अब नेक्स्ट है अपना मसल कॉन्स्ट्रक्शन। मसल कॉन्स्ट्रक्शन या मांसपेशियां किस प्रकार संकुचित होती है उसके बारे में सामान्य जानकारी। ये नर्व सिग्नल के द्वारा ट्रिगर होता है जिसमें कैल्शियम और मायोसिन के हेड पे बाइंड होती है और एक्टिन फिलामेंट को क्रॉस लिंकेज के द्वारा आपस में संयुक्त किया जाता है। इस साइकिल के अंदर ATP के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। साथ ही साथ जो कुछ स्टेप होते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर, सबसे पहले देखो नर्व सिग्नल देंगी। नर्व सिग्नल के बाद में जैसे ही कैल्शियम रिलीज होगा, कैल्शियम के ऊपर एक बाइंडिंग साइट होनी चाहिए जहाँ पे उसको एक्सपोजर प्रदान होगा। उसके बाद में इनके बीच में क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होता है और क्रॉस ब्रिज के बाद में पावर स्ट्रोक और डिटैचमेंट होने के बाद में रिलैक्सेशन कर दिया जाता है। ये कुछ 5 से 7 स्टेप के अंतर्गत मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है जो कि नर्व सिग्नल द्वारा ट्रिगर होता है, और फिर कैल्शियम का रिलीज होता है और कैल्शियम मायोसिन के हेड से जाके बाइंड होता है और फिर ये जाके एक्टिन फिलामेंट को साथ में एक क्रॉस लिंक बाइंड करता है, और ये क्रॉस लिंक क्या करता है, एक्टिन को अंदर की तरफ खींचता है, जिससे सार्कोमियर और मसल्स जो है एक साइकिल के रूप में कार्य करती है। इसका डायग्राम वगैरह आपकी बुक्स में दे रखा है। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन या मांसपेशियों की संकुचन की क्रियाविधि जो कि एक साइकिल है और ऊर्जा की आवश्यकता होती है ATP के रूप में, और कैल्शियम एनर्जी अवेलेबल होती है, और कैल्शियम पंप के द्वारा इसमें मायोसिन की बाइंडिंग साइट पे एक ट्रोपोमायोसिन नामक अवरोधक के द्वारा भी इसको नियंत्रित कर दिया जाता है, जिसमें मोटर न्यूरॉन रिलीज करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर जिसको अपन एसिटाइल कोलिन बोलते हैं, ACS शॉर्ट में लिखते हैं, एसिटाइल कोलिन, जो कि क्या है, एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि कहाँ से रिलीज होता है, मोटर न्यूरॉन के द्वारा होता है और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से जनरेट होता है। पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल के द्वारा ये क्या करते हैं, मसल की सेल मेम्ब्रेन या सार्कोलेमा के अंतर्गत क्या करते हैं, एक्शन पोटेंशियल या एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करते हैं। उससे क्या होगा, कैल्शियम का रिलीज होगा, और इस एक्शन पोटेंशियल से क्या होगा, T ट्यूब्यूल से सार्कोमीर रिलीज होगा, और उसके द्वारा कैल्शियम आयन कहाँ चले जाएंगे, मसल्स के साइटोप्लाज्म में। उसके बाद में बाइंडिंग साइट के ऊपर ट्रोपोनिन होता है और ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये करता है मायोसिन बाइंडिंग साइट के ऊपर एक्टिन फिलामेंट के साथ क्रियाविधि, और जिसके द्वारा एनर्जी रिलीज होने के पश्चात में क्रॉस लिंक का निर्माण होता है, और ATP हाइड्रोलाइसिस के द्वारा, जिसको अपन पावर स्ट्रोक या स्लाइडिंग भी बोल सकते हैं, जिसमें मायोसिन का हेड एक पिविट की तरह और एक्टिन फिलामेंट एक सार्कोमियर के M लाइन से आगे जुड़ता है। फिर अटैचमेंट डिटैचमेंट और रिलेक्शन के द्वारा इसमें मुख्यतः होता है। इसका एक चित्र है जो मैं अभी आपके बढ़ा दूंगा, पर ठीक है, समय की अधिकता कारण मैं एक बार डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, उसके आपको इजी से समझ आएगा। वेट, तो ये मसल कॉन्स्ट्रक्शन का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है कि सबसे पहले नर्व इम्पल्स जो होती है वो एक्शन पोटेंशियल के अगर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करती है जो कि आपका एसिटाइल को है। फिर सेकंड आपका कैल्शियम का रिलीज होता है जो कि मसल्स के अंदर जाता है, मसल सेल के अंदर जाता है। फिर क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होता है जिसमें कैल्शियम आपके प्रोटीन से बाइंड करता है। फिर आपके पावर स्ट्रोक होता है जिसको आप स्लाइडिंग भी बोलते हैं। स्लाइडिंग के अंदर क्या होता है, एनर्जी का यूज होता है इन फॉर्म ऑफ ATM। वो क्या करता है,
मायोसिन के बैंड के पास जाता है और पुल करता है एक्टिन फिलामेंट को। उसके पश्चात ये रिलीज एंड रिपीट प्रोसेस फॉलो होता है, जिसमें विद एटीपी जाके बाइंड होती है मायोसिन के हेड से, और ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहता है, इसीलिए इसका नाम दिया है रिलीज एंड रिपीट। लास्ट के अंदर होता है रिलैक्सेशन, जिसके अंदर नर्व सिग्नल रुक जाते हैं, कैल्शियम का पंप बैक कर लेता है और बाइंडिंग साइट कवर्ड हो जाती है। और बाइंडिंग साइट कवर्ड होने से क्या होता है कि फिलामेंट स्लाइड बैक करता है और अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। तो ये कुछ प्रकार के ऐसे आई बैंड, ए बैंड और जेल लाइन होती है, जिसमें ये दोनों आपस में यूं गुच्छे के रूप में सचना रहती है। ये आपकी मसल कॉन्ट्रैक्शन की एक्टिविटी अपन शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, आपको इतना समय नहीं है, क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं तुरंत प्रभाव से। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। गैसों का एक्सचेंज और इसके साथ साथ क्या है, ट्रांसपोर्ट किस प्रकार से होता है। तो 3 स्टेप फॉलो होते हैं, ब्रीदिंग, डिफ्यूजन एट एल्वियोलाई एंड डिफ्यूजन एट टिश्यू। ब्रीदिंग के अंदर कुछ नहीं होता है, एयर एंटर होती है, लंग्स के पास जाती है और O2 एल्वियोलाई के अंदर एंटर होते हैं और CO2 एक्सेल होती है। तो ये पहला प्रोसेस होता है ब्रीदिंग का। सेकंड आता है डिफ्यूजन एट एल्वियोलाई, जिसमें 2 प्रोसेस फॉलो होते हैं। O2 जो होती है एल्वियोलाई से आप मूव करती है कैपिलरीज के अंदर, और हाई CO2 वापस कैपिलरीज से मूव करती है एल्वियोलाई के अंदर। तो ये एक्सचेंज हो रहा है, एक में कैपिलरीज से ऑक्सीजन तो जा रही है, एल्वियोलाई से ऑक्सीजन जा रही है कैपिलरीज में, ऑक्सीजन का अवशोषण हो रहा है, उसके पश्चात में CO2 का वापस एक्सचेंज हो रहा है इसके बदले में टुवर्ड्स कैपिलरी फ्रॉम एल्वियोलाई। और इसी को क्या कहते हैं, और इसकी क्रियाविधि होती है डिफरेंस प्रेशर के द्वारा होता है। और तीसरा स्टेप होता है डिफ्यूजन ऑफ टिश्यू, जिसके अंदर कुछ नहीं होता है, ब्लड जो होता है डिफ्यूज होता है आपके टिश्यूज के अंदर, और उसी के प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन जो होती है डिफ्यूज होती है फ्रॉम ब्लड से टिश्यू में, और CO2 डिफ्यूज होती है ऐसे कैसे टिश्यू से आपके ब्लड में। ये क्रियाविधि 3 स्टेप के अंदर संपन्न होती है, इसको अपन कहते हैं गैस एक्सचेंज। और ट्रांसपोर्ट के अंदर आपको पता है कि ऑक्सीजन है, ये ऊपर लिखा हुआ है, ऑक्सीजन बाइंड होती है हीमोग्लोबिन से जो आरबीसी के ऊपर होता है और फॉर्म करता है ऑक्सीजन। तो लगभग ये मान के चलिए कि 98% के समथिंग जो हीमोग्लोबिन से बाइंड होती है, जो आरबीसी के ऊपर फॉर्म होती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का एक फॉर्मेशन करती है, और उसमें से लमसम 1-2% जो होती है वो प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व रहती है। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट के अंदर 70% तो ये बाइकार्बोनेट के अंदर परिवर्तित हो जाती है। और आरबीसी के अंदर जो कार्बनिक एनाहाइड्रेज एंजाइम है उसके द्वारा ये मूव करती है प्लाज्मा के अंदर, जिसको अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, इसको क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं, जिसमें से 20 से 25% जो हीमोग्लोबिन है वो कार्बिनो हीमोग्लोबिन के रूप में बाइंड होती है, और 7 से 10% जो होती है आपके डिजोल्व हो जाती है प्लाज्मा के अंदर। और ये सारी घटना किसके द्वारा होती है, पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट के द्वारा होती है, जिसमें एक बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम होता है और रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होती है एल्वियोलाई और कैपिलरी की वॉल के बीच में, जिसमें रैपिड डिफ्यूजन होता है। किसके द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा इनका एक्सचेंज होता है गैसों का। और एक पार्शियल प्रेशर का ग्रेडियंट मेंटेन करके रखना पड़ता है कि एक तरफ जो होती है हाई टू लो प्रेशर मेंटेन होता है और दूसरी तरफ जो होता है लो टू हाई होता है, जिसमें ऑक्सीजन और CO2 का गैसों का आदान प्रदान होता है और pH को मेंटेन रखा जाता है इस क्रियाविधि के द्वारा। तो ये 3 प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। ऑक्सीजन मूव करता है ब्लड के अंदर और CO2 मूव आउट करता है लंग के एल्वियोलाई के द्वारा एक सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। और ये सारी घटनाएं होती है पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट के द्वारा। और लगभग 98% तक ऑक्सीजन इसी से हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर चलती है और 70% तक CO2 बाइकार्बोनेट से बाइंड होकर वापस टिश्यू में आ जाती है। और इसी प्रोसेस को अपन कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है जी, तो ये अपन ने गैसेस एक्सचेंज और रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अपन। तो अपन अपना थर्ड क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, दूसरा, जिसके अंदर नर्व इंपल्स कंडक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में बता रखा है। नर्व कंडक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है कि इंपल्स कंडक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन होता है एक्शन पोटेंशियल के अगेंस्ट न्यूरॉन के बीच में, जिसमें आयन का एक्सचेंज होता है सोडियम और पोटेशियम का, जो कि मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। और ज़्यादातर ये एक्सेलरेट होता है या फिर किसके द्वारा होता है, माइलिन के द्वारा। और रिफ्लेक्स एक्शन जो आपको पता है एक बहुत ही ज़्यादा रैपिड है, ऑटोमेटिक है और इनवॉल्यूटरी रेस्पॉन्स है, जो कि किसी स्टिमुलेट या उत्तेजना के द्वारा उत्पन्न होता है। और ये मोस्टली ब्रेन को बाईपास करता है और स्पाइनल कॉर्ड से आपके जैसे अनैच्छिक पेशियों का कार्य होता है कि वो आपके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के अंतर्गत दूसरी पेशियों से ब्रेन से सिग्नल नहीं जाता। इसी को अपन रिफ्लेक्स आर्ट्स के द्वारा डिफाइन करेंगे। ये कुल मिला के एक फास्ट एक्टिंग न्यूरल पाथवे है, जिसको अपन समझेंगे कि इंपल्स कंडक्शन होता क्या है, जिसको अपन न्यूरल ट्रांसमिशन भी बोलते हैं। न्यूरल ट्रांसमिशन में होता ये कि जो सबसे पहले आपके आती है
रेस्टिंग पोटेंशियल, देन आता है एक्शन पोटेंशियल जिसको डीपोलराइजेशन भी बोलते हैं, फिर रीपोलराइजेशन होता है, फिर प्रोपोगेशन होता है एंड सॉलिटरी कंडक्शन, देन आफ्टर होता है सिनेप्टिक ट्रांसमिशन, जिसके अंतर्गत सबसे पहले अगर आपको देखा जाए तो रेस्टिंग पोटेंशियल के अंदर न्यूरॉन मेंटेन करता है नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ को, और बाहर की तरफ होता है सोडियम, और अंदर की तरफ होता है पोटेशियम। जैसा कि आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के अंदर बता रखा है। रेस्टिंग पोटेंशियल के अंदर मसल्स के अंदर किस प्रकार की संरचना होगी, इंपल्स कंडक्शन के अंतर्गत, जिसको अपन न्यूरल ट्रांसमिशन कहते हैं, कि बाहर की तरफ सोडियम होगा और अंदर की तरफ पोटेशियम होगा, ये एक नेगेटिव चार्ज मेंटेन करके रखेगा इस प्रकार से। और जब एक्शन पोटेंशियल होगा या डीपोलराइजेशन होगा जिसके अंतर्गत ये ध्रुवीकरण होगा, तो एक स्टिमुलस उत्पन्न होगा या उत्तेजना उत्पन्न होगी, जिससे सोडियम चैनल जो है वो अलाउ करता है सोडियम को अंदर की तरफ, और एक पॉजिटिव चार्ज सरफेस के ऊपर मेंटेन करके रखता है। ये हुआ एक्शन पोटेंशियल। पहले पूर्व में सोडियम बाहर की तरफ था और पोटेशियम अंदर की तरफ, अब उल्टा हो जाता है, सोडियम चैनल ओपन होता है एक्शन पोटेंशियल के अंदर, और ध्रुवीकरण होके ये सोडियम चैनल क्या होता है, अंदर की तरफ आ जाते हैं और बाहर की तरफ पॉजिटिव मेंटेन होता है। इसके पश्चात रीपोलराइजेशन होता है जिसमें पोटेशियम चैनल ओपन होता है सोडियम पोटेशियम पंप की तरह, जिसमें पोटेशियम आयन बाहर की तरफ जाते हैं और अंदर नेगेटिव चार्ज क्रिएट करते हैं। उसके बाद में आता है प्रोपोगेशन, जिसके अंदर एक वेव होती है जो एक्सॉन के नीचे की तरफ जाती है, लाइक यहाँ लिखा हुआ है वेव मूव्स डाउन टू द एक्सॉन, नीचे एक्सॉन की तरफ ये वेव रीपोलराइजेशन की या एक्शन पोटेंशियल की नीचे की तरफ गति करती है। फिर आती है सेल्टरी कंडक्शन, जिसके अंदर माइलिन शीट के जो न्यूरॉन है वो इंपल्स जंप करती रहती है नोड ऑफ रेनवियर से, और जिससे क्या होता है, आपको जो माइलिन शीट में इंपल्स एक संरचना होती है नोड ऑफ रेनवियर, उसके बीच में और इसके बीच में आपस में इंपल्स जंप करती रहती है, जो कि एक बहुत ही फास्ट और एनर्जी एफिशिएंट कंडक्शन है। उसके बाद में आता है आपके सिनेप्टिक ट्रांसमिशन, जिसके अंदर इंपल्स क्रॉस करती है सिनेप्स को चैनल के थ्रू या सॉरी केमिकल के थ्रू, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर हो गया, अभी आपने पढ़ा था एसिटाइल को, या इलेक्ट्रिक गैप के ऊपर। नीचे आपको एक शॉर्ट फॉर्म के अंदर बता रखा है रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। रिफ्लेक्स एक्शन जो है इनवॉलेंट्री है, ऑलमोस्ट ये मान लीजिए स्वतः होने वाला है, वही एक प्रकार का आपका प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स है जो स्पेसिफिक उत्तेजना के प्रति या विशेष उत्तेजना के द्वारा चालू होता है। इसको हिंदी में अपन प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, कि जब शरीर में कोई उद्दीपन होता है ना, तो वह स्वतः ही तीव्र और अनैच्छिक क्रिया के द्वारा होता है, जिसको अपन प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे आपको पता हो, इसका उदाहरण समझे तो कोई गर्म तवे के या कोई नुकीली चीज के आपके हाथ लगता है तो आप तो अपना हाथ हटा लेते हैं, ये एक प्रकार की प्रतिवर्ती क्रिया ही है, या फिर एक रिफ्लेक्स एक्शन ही है जो कि उद्दीपन द्वारा संपन्न होता है स्वतः और अनैच्छिक पेशियों के द्वारा। और इसके अलावा अगर आपने सामान्य जीवन के अंदर देखा हो तो कोई जाना पहचाना स्वाद या फिर ऐसे कोई आपको कोई भोजन वगैरह जो आपको अच्छा प्रतीत होता है तो आपके मुंह में लार टपकने लगती है, एक प्रकार का क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन ही है जो आपको नजर आता है। इसके अंतर्गत 5 स्टेप होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले रिसेप्टर होता है। रिसेप्टर क्या करता है, डिटेक्ट करता है स्टिमुलस को, जिसके अंदर उत्तेजना को सबसे पहले डिटेक्ट करेगा। उसके बाद में सेंसरी न्यूरॉन ट्रांसमिट करता है इंपल्स को, सीएनएस को जिसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर इंटीग्रेशन सेंटर के अंदर सिनेप्स होते हैं जो स्पाइनल कोड से या ब्रेन स्टेम से प्रोसेस को सिग्नल पहुंचाते हैं। फिर मोटर न्यूरॉन इसको कैरी करता है इंपल्स को इफेक्टर तक, और इफेक्टर लास्ट में जो भी मसल्स है या ग्रंथि है या मांसपेशी है वो इसके बारे में रिफ्लेक्स करती है, जैसे आपके घुटने का नी जर्क रिफ्लेक्शन समझे या कोई और समझे। इसको अगर आप दूसरे भाषा में समझना चाहे तो प्रतिवर्ती क्रिया 2 प्रकार की हो सकती है, सरल हो सकती है और अनकंडीशनल रिफ्लेक्स होते हैं और एक्वायर होते हैं, जिनको उपार्जित भी कहते हैं। जो आपके अनकंडीशनल या अप्रतिनिधि प्रतिवर्ती क्रिया होती है ये जन्मजात होती है और प्राकृतिक होती है, और पहले से ही इसके डेटा आपके अंदर फीड रहता है, और ये मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित नहीं होती है, जिनको अपन क्या बोलेंगे, अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन सामान्य भाषा में कहे तो। और इस प्रकार की प्रतिवर्ती क्रियाएं बहुत ही सिंपल होती है, इसी वजह से इनको अपन क्या कहते हैं, अप्रतिबंधित, मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, चूंकि ये नेचुरल है, स्वाभाविक है, जन्मजात है, और इसमें आपको मस्तिष्क से इसको आवश्यकता नहीं होती देने की। जैसे कि आपकी पलक का झपकना बंद होना, ये क्या है, ये एक प्रकार का अनकंडीशनल रिफ्लेक्स है या अप्रतिवर्ती प्रतिवर्ती क्रिया है। जैसे कि आपको पता हो तो आपको खांसी आती है तो वो श्वास नली में अगर कोई भोजन वगैरह चला जाता है या किसी पोलन ग्रेन की वजह से अगर आपको ये फील होता है, या फिर अधिक बहुत तेज धूप पड़ रही हो तो आपकी आंखों की पुतली सिकुड़ जाती है, ये सारे किसके द्वारा होते हैं, ये होते हैं अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा। और फिर आता है आपके एक्वायर्ड रिफ्लेक्स एक्शन, जिसके अंदर अपन इनको उपार्जित प्रतिवर्ती क्रियाएं भी कह सकते हैं, जो आप अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा सीखते हैं। इसके ऊपर एक आईपी पावलोव ने एक डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था जो साइकोलॉजी के अंदर
भाई उन्होंने काफ़ी दिनों तक डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया, वो एक बेल बजाते थे और डॉग को फूड सर्व करते थे। तो देखा गया कि काफ़ी दिनों बाद में जब खाली बेल बजाएगी और भोजन नहीं दिया गया, उसके पश्चात भी उसके मुंह से लार टपकने लगी। तो ये एक उदाहरण था कि किस प्रकार आपके एक्वायर रिफ्लेक्स एक्शन से उसके अंदर स्टिमुलेट उत्पन्न हो रहा है, जो कि अपने स्टेप बाय स्टेप ये स्टिमुलेट है, रिसेप्टर के पास गया, सेंसर न्यूरॉन ने इंटीग्रेशन सेंटर को भेजा और मोटर न्यूरॉन ने जाके इफेक्टर को रिस्पॉन्स कराया, जैसे कि यहाँ पे कुत्ते का लार टपकना। ठीक है, ये सारी प्रतिवर्ती क्रियाओं के अंतर्गत आता है। इसकी एक क्रियाविधि होती है जिसमें मेरुरज्जु से तंतु होते हैं जो कि चालक के द्वारा उत्तेजनाएं आगे से आगे प्रसारित करते हैं। इसको मैं आपको इंग्लिश और हिंदी के नोट्स अलग अलग वे में डिफाइन करके सेंड कर दूंगा ग्रुप के अंतर्गत। ये मोस्टली आप स्टेप बाय फॉलो करोगे तो आपके लिए इजी रहेगा समझने का, और इसी को अपन आगे धीरे धीरे नेक्स्ट उस फॉर्म में लिखेंगे ताकि आपको समझने में आसानी रहे। होता कुछ नहीं है, किस प्रकार के आपके मोटर न्यूरॉन और संवेदी रंग से चालक से वो आवेग जो होता है, जिसको अपन इम्पल्स कह रहे हैं, जिसको अपन प्रतिवर्ती चाप कह दीजिए, वो तंत्रिकाओं के द्वारा, संवेदना या प्रेरक के द्वारा या वाहक के द्वारा किस प्रकार से ये घटना परिवर्तित होती है। चाहे वो आपका इसका मेरुरज्जु का प्रतिवर्ती चाप हो, जिसको अपन रिफ्लेक्स आप कह रहे हैं कि भाई प्रतिवर्ती चाप में होता क्या है कि आवेग द्वारा क्या होता है, उसका पथ और मार्ग तय होता है जो तंत्रिका कोशिका लेके आती है। जैसे अपन ने यहाँ पे एक्सोन बता रखा है, एक्सोन तंत्रिका कई भाग होता है एक सामान्य कोशिका का, वो किस प्रकार से इसके आगे से आगे उसके संवेदी अंग में या संवेदी कोशिका में या उसकी चालक तंत्रिका जो आवेग को आगे लेके गई है, और किस प्रकार ये प्रभावी अंग को स्थानांतरित हो रही है। जैसे आपको पता हो तो तंत्रिका तंत्र आपके दो प्रकार के होते हैं, जैसे अभी सीएनएस का मैंने मेंशन किया भाई, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। भाई केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आपके मस्तिष्क और मेरुरज्जु आ गए, जबकि परिधीय तंत्रिका तंत्र में आपके कंकाल आ गया और मेरु तंत्रिकाएं आ गई, और जिसको आप ये कह दीजिए कि जो आपका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र से मिलकर बना होता है ये परिधीय तंत्रिका तंत्र। उसके बाद में आपकी मेरुरज्जु की संरचना के अंदर आपको पता होता है व्हाइट और एक ग्रेइश सब्सटेंट पाया जाता है, या यूं हिंदी में आप कहें तो धूसर पदार्थ पाया जाता है, जिसमें एक सेंट्रल में एक कैविटी पाई जाती है जिसको अपन स्पाइनल कॉर्ड भी कह सकते हैं। और ये तंत्रिका आवेग और तंत्रिका कोशिकाएं क्या करती है, तंत्रिका तंतु और न्यूरोग्लेजिया का निर्माण करती है। ये कैसी होती है, संवेदिक होती है, चावलक होती है और मिश्रित होती है। इनके प्रकार है, मानव के अंदर आपको पता हो ह्यूमन के अंदर बाला जोड़ी मतलब कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है। इसके साथ साथ मनुष्य में आपको 31 पेयर्स के अंदर स्पाइनल सिग्नल की स्पाइनल तंत्रिकाएं पाई जाती है, जिसके दो भाग है, आपने पढ़ा था अभी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के, एक तो अनुकंपी या परानुकंपी बोलते हैं हिंदी के अंदर, और ये आपके क्या करते हैं, मेरुरज्जु के द्वारा या फिर स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्स को कंट्रोल करते हैं। दूसरा आपके परिधीय तंत्रिका तंत्र में आपके क्रेनियल नर्व भी होती है, और क्रेनियल नर्व के द्वारा कंट्रोल होता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर आता है आपका प्रमस्तिष्क, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है वो है आपका ब्रेन का या इंटेलिजेंस का केंद्र होता है। तो स्टेप बाय स्टेप से अपन ने इंपल्स कंडक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन का पढ़ा। अपने पास समय की कमी है, इसलिए अपन तुरंत प्रभाव से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं लिख देता हूँ एक बार, उसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपन ने थायराइड की स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस के बारे में बता रखा है कि उसकी संरचना कैसी है और उसके कार्य क्या क्या, ये बात बताना है। थायराइड और पैनक्रियाज जिसको आपके बोलते हैं अग्नाशय। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में समझा रहा हूँ, स्ट्रक्चर आप बना लेना, डायग्राम आपने देख ही रखे हैं उसके, कहाँ पे होता है, कहाँ मौजूद होता है बॉडी के अंदर। थायराइड के अंदर मोस्टली दो प्रकार के हार्मोन का रिलीज होता है, एक होता है T4, एक होता है T3। T4 को अपन थायरोक्सिन भी बोलते हैं और T3 को बोलते हैं ट्राईआइडोथायरोनाइन। ये कुछ नहीं और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। आपके शरीर के अंदर जितनी भी उपापचय क्रियाएं होती है उनका नियंत्रण इसी के द्वारा होता है, और ये आपस में संयुक्त भी होते हैं। पैनक्रियाज के दो कार्य होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। तो ये एक्सोक्राइन के रूप में तो जैसे अभी आपने पढ़ा, पाचन के अंदर प्रयुक्त होने वाले एंजाइम एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन आदि का श्रवण करता है। एंडोक्राइन के अंदर ये दो मुख्य हार्मोन का नियंत्रण करता है, इंसुलिन और ग्लूकागोन, जो आपके अंदर शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं रक्त के अंदर। तो ये मुख्य रूप से शॉर्ट के अंदर ये समराइज किया। फिर अपन पढ़ते हैं हार्मोन एक्शन मैकेनिज्म पे। ये दो प्रकार के होते हैं। देखो जैसा कि आपको पता है कि हार्मोन जो है आपके केमिकल मैसेंजर होते हैं, जो कि आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं। हिंदी में कहे तो आपको भाई हार्मोन आपके शरीर के रासायनिक संदेशवाहक होते हैं, जो अंतरस्रावी ग्रंथियों से निकल कर आपके रक्त में जाते हैं, और फिर वहाँ से जो भी टारगेट सेल है या जिस भी कोशिका तक पहुँचना है वहाँ पर पहुँचते हैं। तो मुख्य रूप से अपन इनके केमिकल नेचर के आधार पर अपन इनको दो भागों में बांट रखा है। एक तो होते हैं फिक्स मेमोरी रिसेप्टर मैकेनिज्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्थिर झिल्ली तंत्र, जिसके अंदर इस सिस्टम के अंदर जो हार्मोन होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, या अपन कह सकते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं, और वो कोशिका भित्ति को पार नहीं कर सकते। जैसे कि आपके पेप्टाइड हार्मोन और एड्रेनलिन, इसके दो एग्जांपल है, पेप्टाइड हार्मोन और एड्रेनलिन। पेप्टाइड हार्मोन और एड्रेनलिन, ये दो इसके उदाहरण हो गए। इसके फिक्स एक्शन
या स्थिर झिल्ली तंत्र के इस तंत्र के अंदर भी हार्मोन होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, मतलब वाटर सोल्यूबल हो गए और सेल मेम्ब्रेन को पार नहीं कर सकते, विच मीन्स दे आर वाटर सोल्यूबल। ये कैसे होते हैं? वाटर सोल्यूबल या जल में घुलनशील हो सकते हैं और ये मेम्ब्रेन या झिल्ली को पार नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो ये अपन ने फिक्स मेम्ब्रेन रिसेप्टर मैकेनिज्म के अंदर पढ़ा है कि ये वाटर सोल्यूबल होते हैं और इसके दो उदाहरण पढ़ लिए अपन ने, सेल पेप्टाइड और एड्रेनलिन, जिसके अंदर आपके रिसेप्टर बाइंडिंग के अंदर हार्मोन कोशिका की सतह पर विशेष रिसेप्टर होता है जिसपे वो आपस में जाके जुड़ते हैं रिसेप्टर के ऊपर। फिर वहाँ से एक सेकेंडरी मैसेज होता है साइक्लिक एएमपी, जिसको अपन सीएमपी भी कहते हैं भाई, वो जाके वहाँ से जुड़ता है और इस सेकेंडरी मैसेंजर या साइक्लिक एएमपी के साथ साथ कैल्शियम और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो होते हैं एक्टिव होते हैं और एक बायोकेमिकल रिएक्शन या जैव रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा ये विभिन्न संदेशवाहक एंजाइम सक्रिय होते हैं और कोशिका के मेटाबॉलिज्म को या उसके अंदर आवश्यक परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। फिर अपन चलते हैं सेकंड मोबाइल रिसेप्टर, इसको अपन इंट्रासेलुलर मैकेनिज्म भी कहते हैं, जिसके अंदर ये तंत्र लिपिड सोल्यूबल, ये तो वाटर सोल्यूबल था, उसमें अंदर लिपिड सोल्यूबल, जिसके अंदर आपके स्टेरॉयड हार्मोन और थायरोक्सिन आ गया। ये कैसे होते हैं? लिपिड सोल्यूबल होते हैं, स्टेरॉयड और क्या कहते हैं आपके थायरोक्सिन, जो भी अपन ने पढ़ा। ये दोनों हार्मोन कैसे होते हैं? इंट्रासेलुलर हार्मोन या मोबाइल एक्शन क्रियाविधि के अंतर्गत आते हैं, जो कि लिपिड सोल्यूबल होते हैं और हार्मोन झिल्ली में प्रवेश करते हैं और इस कोशिका झिल्ली से ये साइटोप्लाज्म में जाते हैं और वहाँ से ये न्यूक्लियस या केंद्र के अंदर एंटर कर जाते हैं। वहाँ पे ये सेम टू सेम हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, हार्मोन रिसेप्टर से जुड़ के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, फिर वहाँ से जीन का एक्टिवेट करते हैं जिसको अपन जीन एक्टिवेशन या जीन सक्रियण कहते हैं। वहाँ से ये कॉम्प्लेक्स सीधे डीएनए पे जाता है, डीएनए से एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन करता है जिससे नए प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ये दो प्रकार के हार्मोन एक्शन मैकेनिज्म होते हैं जिसके द्वारा ये क्रियाविधि संपन्न होती है और इसके दो इंपॉर्टेंट रोल होते हैं, एक तो इसकी विशिष्टता होती है और एक होता है फीडबैक मैकेनिज्म, जो आपके नेक्स्ट मॉडल पेपर के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। विशिष्टता का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि प्रत्येक हार्मोन केवल उन्हीं कोशिका पर कार्य करेगा जिसके पास पे उस विशेष प्रकार के रिसेप्टर होंगे, वो उसी से बाइंड कर सकता है जिस पे वो रिसेप्टर अटैच हो गया, उसके अलावा दूसरे से बाइंड नहीं कर सकता। और सेकंड अपन पढ़ेंगे फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर जब हार्मोन की मात्रा शरीर में अधिक हो जाती है ना, तो अपन उसको कैसे कंट्रोल करते हैं उस बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो इसमें अपन ने पढ़ लिया कि कैसे साइक्लिक एएमपी के द्वारा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के द्वारा जीन एक्टिवेट होते हैं इन इंट्रासेलुलर मैकेनिज्म, और लास्ट में एमआरएनए के ट्रांसलेशन के द्वारा क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है, जबकि इसके अंतर्गत मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक परिवर्तन होते हैं इनटू रिसेप्टर बाइंडिंग, केमिकल मैसेंजर एंड बायोकेमिकल रिएक्शन इनटू द फिक्स मेम्ब्रेन रिसेप्टर मैकेनिज्म। तो ये अपन ने फोर्थ क्वेश्चन पढ़ लिया। अब जल्दी से चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट लास्ट अपना फिफ्थ क्वेश्चन है ग्लाइकोलाइसिस का और ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन का, दोनों को अथवा के अंदर दे रखा है। चूंकि हमने समय की कमी है, इस प्रकार से वीडियो लंबा बन जाएगा, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने समराइज कर सका। ये 10 स्टेप का पाथवे होता है, इसी को एमिडेंट मेरा पाथवे या ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस का, जिसमें ग्लूकोज लास्ट में जाके पायरुवेट के 2 अणु बनाता है विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल 10 एंजाइमेटिक रिएक्शन, जिसमें ग्लूकोज है जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम, जिसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रयुक्त होती है। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तित होता है विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज एंजाइम के द्वारा। इसके पश्चात फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट में परिवर्तित होता है, यहाँ पे भी एक एटीपी के अणु की ऊर्जा के रूप में व्यय होता है और फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की सहायता से यह क्रियाविधि संपन्न होती है। इसके पश्चात ये फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट जो होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में परिवर्तित होता है और इस क्रियाविधि को संपन्न करता है एडोलेज एंजाइम। इसके पश्चात ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 2 NADP से NADH में कन्वर्ट होता है और इसके अंतर्गत जो प्रयुक्त होता है एंजाइम उसको कहते हैं ग्लूकोज 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन को एलिमिनेट किया जाता है। फिर ये परिवर्तित हो जाता है 1,2-bis फॉस्फोग्लिसरेट, यहाँ पे पुनः 2 ADP से ATP का निर्माण होता है, यहाँ पर 2 NADH और इसके पश्चात 1,3,3 बिस्फोफॉस्फेट, और ये किसकी सहायता से होता है? फॉस्फोग्लूकोकाइनेज एंजाइम की सहायता से ये क्रियाविधि संपन्न होती है। तत्पश्चात ये 3 फॉस्फोग्लूकोग्लिसरेट में परिवर्तित हुआ, 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोइनोल पाइरुवेट और अल्टीमेटली इनटू
पायरुवेट के अंतर्गत परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर इनोलेज और पायरुवेट काइनेज नामक एंजाइम के द्वारा यह 10 स्टेप के अंदर क्रियाविधि संपन्न होती है। शॉर्ट में समराइज कर रखा है, समय की कमी के चलते हम ग्रुप के अंदर इसका आपको डेटा शेयर कर लेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंतर्गत आप उसके देख लीजिएगा। और वहाँ पे ऑक्सीडेटिव फ्लक्चुएशन का चित्र बनाया रखा है कि कैसे इंटरसेलुलर मेम्ब्रेन जो माइटोकॉन्ड्रिया की होती है क्रिस्टी के अंतर्गत ये गतिविधि संपन्न हो जाती है, ये कैरियर प्रोटीन वाहक प्रोटीन, और कैसे FADA NADA ETS का भी रोल होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलते हैं। इवन आपके सेकंड क्वेश्चन के अंतर्गत भी वो दिया गया कि कैसे प्रोटीन ग्रोथ है, कि इस प्रकार से H+ आयन अंदर आना और इनका बाहर जाना, ये क्या कहलाता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ये क्रियाविधि संपन्न होती है सेलुलर लेवल पर, जिसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और इस प्रकार से होगा तो मैं आपको इसके शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। एक बार आप इसको डायग्राम को देखोगे, समराइज करोगे तो आपको समझ आ जाएगा रिप्रेजेंटेशन के तौर पर। चूंकि समय की कमी के चक्कर में अपन इसको थोड़ा इतना समय नहीं दे पाएंगे। एक बार आप इसको लुकआउट कीजिएगा, उसके बाद में फर्दर अपन इसको एक्सपेंड करके इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर द मॉडल फर्स्ट, वी विल डिस्कस अबाउट इनटू सेकंड मॉडल। ओके, बाय बाय।